हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। अब एज द नेम सजेस्ट, लिविंग वर्ल्ड में हम क्या पढ़ेंगे, सारे और उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो लिविंग है। अब लिविंग के क्राइटेरियाज होते हैं। आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज़ लिविंग, व्हाट इज़ नॉन लिविंग, तो आप बेसिकली कुछ फीचर्स देखकर ही बताओगे ना कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। लिविंग में हम क्राइटेरिया डालते हैं, ग्रोथ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, कॉन्शियसनेस है, रिप्रोडक्शन है। वेयर एज नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो मोबाइल नहीं होते, उनमें लोकोमोशन नहीं होता, राइट। तो हम लोग पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मतलब बेसिकली हमें डिफ़ाइन करना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, उनकी कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वेल डिफाइंड होती है सिर्फ लिविंग बींग्स में। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो जनरल हैं। अब हम इसमें ग्रोथ में पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन, दोनों ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो ज़रूरी नहीं सब में हो। ग्रोथ, कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ, कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करेंगे। और रिप्रोडक्शन अगर हम देखते हैं एज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, तो रिप्रोडक्शन एक एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब आपके जैसे हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हर एनिमल इज़ नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस इट्सेल्फ, ठीक है। कुछ म्यूल्स होते हैं, स्टेराइल वर्कर बीज होती है, या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये सिर्फ क्या, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब एक स्पेशल फीचर होता है कि नहीं, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा। तो ऐसा नहीं है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किस में आते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं कि ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ होता है लिविंग ऑब्जेक्ट में, रिप्रोडक्शन भी होता है, बट वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक्सेप्शन ही ना हो कि हर कोई रिप्रोड्यूस करेगा, नहीं। दीज बोथ हैव एक्सेप्शन। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ। तो ग्रोथ को हम अगर डिफाइन करें, ग्रोथ मीन्स टू ग्रो समथिंग, चाहे वो मास के बेसिस पे हो, चाहे वो नंबर के बेसिस पे हो। बेसिकली हम दो चीज़ लेते हैं, दो क्राइटेरिया लेते हैं ग्रोथ का। फर्स्ट, इंक्रीज इन मास, मतलब वो नंबर के बेसिस पे, मास के बेसिस पे ग्रो हो रहा है। सेकंड, इंक्रीज इन नंबर, वो नंबर के बेसिस पे हो रहा है। अब नंबर सेल का नंबर भी हो सकता है या इंडिविजुअल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स में हम बात करते हैं तो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है ना, वो थ्रू आउट देयर लाइफ होती है। मतलब हम बोलते हैं कि आफ्टर एडोलेसेंट हमारी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, तो उनमें थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती है। और हम में यानी ह्यूमंस में या एनिमल्स में ग्रोथ की पर्टिकुलर पीरियड होता है जब जहाँ तक ग्रोथ होती है, उसके बाद में ग्रोथ फेज रुक जाती है। हाँ, लेकिन ऐसा भी होता है कि जैसे अगर हमें चोट लग गई तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जो डेड हो जाते हैं, तो उनके रिपेयर के लिए ग्रोथ होती है। बट ऐसा नहीं है कि कोई लंबा हो रहा है तो वो अपनी थ्रू आउट लाइफ लंबा होता ही जाता है। लेकिन प्लांट्स डू ग्रो। प्लांट्स में हम देखते हैं कि जो ब्रांचेस हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो इन कॉन्टेक्स्ट प्लांट्स जो हैं वो थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते हैं, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। और मेजॉरिटी ऑफ, आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन है कि इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब कि ऐसे इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकते। म्यूचुअल मतलब एक साथ, एक्सक्लूसिव मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो वो एक साथ नहीं होते। अगर ग्रोथ फेज़ है तो उस टाइम ग्रोथ फेज़ ही रहेगा, उस टाइम रिप्रोडक्शन नहीं पॉसिबल है। और वंस रिप्रोडक्टिव फेज़ कम्स, अगर रिप्रोडक्टिव फेज़ अचीव हो जाती है, दैट मीन्स योर ग्रोथ फेज़ इज़ कम्प्लीटेड। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब समझ में आया? ऐसे इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकते। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम हैं एनिमल्स या ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज़ होता है, छोटा बेबी होता है, फिर वो एडोलेसेंट में आता है। एडोलेसेंट जो टीन एज होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर ग्रोथ हो रहा है प्लस रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी हो रहा है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि रिप्रोडक्टिवली वो फिट है, नहीं, वो उस फेज़ में है कि आफ्टर दैट पीरियड, आफ्टर एडोलेसेंस पीरियड, वो रिप्रोडक्टिवली फिट हो जाएगा। तो आफ्टर एडोलेसेंस क्या होता है, ग्रोथ फेज़ स्टॉप्ड, फर्दर हाइट वगैरह बढ़ना नहीं होता है, लेकिन उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज़ अचीव हो जाती है। दैट मीन्स आपका ग्रोथ फेज़ ओवर हो गया है, अब आपका रिप्रोडक्टिव फेज़ है, ठीक है। तो
ग्रोथ फेज़ कंप्लीट होने के बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ आएगा। ओके, नाउ प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में भी होता है। अब हम लोग ग्रोथ फेज़ बोलते हैं ना, प्लांट्स में उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज़। जुवेनाइल फेज़ मतलब सीडलिंग है, वो ग्रो करता है, उसमें छोटा प्लांट निकलता है, वो प्लांट बड़ा होता है, उसमें फ्लावर्स आते हैं। अप टू द फ्लावर्स मैच्योरिटी, जब तक फ्लावर उसमें ब्लूम होते हैं और उसमें जो फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, दैट मीन्स स्टेमन है, कार्पल है, वो मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक जुवेनाइल फेज़ है। एंड देन आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज़। और हमारे में क्या होता है कि हमारे में वो एक ही बार होता है। हम लोग ऐसा नहीं है ना कि एक बार ग्रो किए, फिर रिप्रोडक्टिव फेज़ आया, वापस बच्चे बन गए, फिर ग्रोथ फेज़ हुआ। नहीं, ग्रोथ फेज़ एंड हो जाता है, देन रिप्रोडक्टिव, देन सेमेंसन या ओल्ड एज बोलते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रोथ फेज़ होता है और जो मतलब रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो बार बार आता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई, हमने लिविंग बीइंग की बात करी, एनिमल्स की और प्लांट्स की। कि प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो हमेशा होती है, एनिमल में नहीं, अप टू अ सर्टेन एज ही ग्रोथ होती है। और जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक साथ दोनों नहीं हो सकते। अब नॉन लिविंग की बात करते हैं कि हमने ऐसा बोला कि स्टार्टिंग में बोला था कि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग भी हो ग्रो कर सकते हैं। वो कैसे? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर हमने जो ग्रोथ के दो क्राइटेरिया पढ़े थे, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। अगर हम इंक्रीज इन मास को हम क्राइटेरिया लेते हैं ग्रोथ का, तो आप बोल सकते हो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं। जैसे मास में तो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है ना कि मास तो लिविंग बीइंग का ही मास इज़ अ जनरल टर्म जो लिविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे माउंटेन्स, बोल्डर्स या सैंड ड्यून्स जो होते हैं, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं इनके। माउंटेन्स है, सैंड ड्यून्स जैसे मिट्टी के जो धोरे होते हैं। अब जो सॉइल है वो एक प्लेस से शिफ्ट होकर दूसरी प्लेस पर आई, और जहाँ पर आई वहाँ पे सॉइल का मास इंक्रीज़ होगा। तो अगर हम इंक्रीज इन मास लेते हैं एज अ क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ, तो नॉन लिविंग भी ग्रो किए ना, वो क्लैरिफाई नहीं होता है कि नहीं सिर्फ लिविंग बींग्स ही ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, सेल नंबर का अगर हम देखते हैं, इंक्रीज इन नंबर मतलब सेल के नंबर हैं। अगर हम बैक्टीरिया में और में जब माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो उनके नंबर इंक्रीज़ होते हैं। बैक्टीरिया जो है फिशन से करता है, मतलब एक बैक्टीरिया है वो डिवाइड हो गया दो में, तो हम कहते हैं वो ग्रो हुआ। तो अब बैक्टीरिया में क्या हुआ, ग्रोथ हो गया या रिप्रोडक्शन हो गया, एक ही बात हो गई ना। अगर हम देखो, एक चीज़ को देखने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। हम उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं बाय बाइनरी फिजन, कि एक बैक्टीरिया है उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया, उसकी डॉटर सेल्स बन गई, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी हो गया। क्यों? क्योंकि एक से दो बन रहे हैं, नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रोथ भी तो हुआ, सेल का नंबर इंक्रीज़ हो गया तो वो ग्रोथ भी हो गया। ठीक है, और दिस इज़ अबाउट सेल नंबर। लेकिन मास को हम अगर क्राइटेरिया रखें तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। और इसीलिए हम ग्रोथ को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं लिविंग फीचर की, डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते। कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक खूबी है कि ठीक है, लिविंग बीइंग्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। और डिफाइनिंग फीचर क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर मतलब कि ये जो फीचर है ये इस पर्टिकुलर ग्रुप के अलावा किसी और में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं, इसलिए ग्रोथ सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट कम टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मैंने स्टार्टिंग में कुछ बताए थे ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पे है म्यूल्स है, स्टेराइल वर्कर बीज है, या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है। पर इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि वो लिविंग ही नहीं है। दिस इज़ वाई इट इज़ ओनली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग फीचर नहीं। डिफाइनिंग फीचर मतलब इसके बिना उसकी लाइफ पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते वो डेड तो नहीं होते ना, दैट्स वाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब हम कुछ एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं जिनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे हैं, जैसे फंजाई। फंजाई में क्या होता है, ई सेक्शुअल स्पोर्स।
फंजाई जो है उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। यीस्ट है या हाइड्रा, यीस्ट इज़ ऑल्सो फंजाई, यीस्ट भी एक यूनिसेल्युलर फंजाई है। और हाइड्रा, इनमें क्या होता है, इनमें होती है बडिंग। बडिंग मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें से छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, वो आउटग्रोथ डिटैच हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया किस में आता है, प्लेनेरिया आते हैं फ्लैट फॉर्म्स में। इसमें होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब क्या होता है, एक प्लेनेरिया है, ठीक है, वो किसी स्टोन से या किसी रॉक से टकरा गया एंड उसके फ्रेगमेंट हो गए, 2-3 पार्ट में वो टूट गया, तो उसका हर एक इंडिविजुअल पार्ट जो होता है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को राइज कर सकता है, दैट इज़ रीजनरेशन, वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। ठीक है। अब कुछ फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, मॉस प्रोटोनिमा, ये जो होते हैं ये फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करते हैं, मतलब वही अपने आप को पूरे ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेगमेंट में टूट जाता है और वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसा हमने पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया है, उसने फिजन से डिवाइड किया और 2 ऑर्गेनिज्म में वो कन्वर्ट हो गया, तो हम उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, तो वो ग्रोथ भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी एक लाइन देती है कि इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज सिनोनिमस विथ रिप्रोडक्शन, मतलब सिनोनिमस मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, मतलब जिनका एक ही मतलब है। हम या तो ग्रोथ बोल दो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ बोल दो, चाहे रिप्रोडक्शन बोल दो, एक ही बात हो जाएगी। रिप्रोडक्शन मतलब वो नई प्रोजेनी बना रहे हैं, ग्रोथ मतलब ग्रोथ किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, इंक्रीज इन मास में नहीं, इंक्रीज इन नंबर। क्यों, क्योंकि ग्रो कर रहा है तो सेल डिवाइड हो रहे हैं, सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर इट इज़ ऑल्सो ग्रोथ। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है, सिनोनिमस हो जाते हैं। ठीक है। एक्सेप्शन हमने देख ही लिए, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल कपल्स एक्सेट्रा। ठीक है। अब एक लाइन एनसीईआरटी देता है, रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल इंक्लूसिव हमने पहले पढ़ा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये है ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव मतलब सारे जो हम जिन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं उन सबको कवर अप करना। जैसे हम अगर बात करते हैं ह्यूमंस की, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो ह्यूमन मतलब एवरी ह्यूमन, हम एवरी ह्यूमन की बात करें कि सारे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है, बट ऐसा होता है क्या, नहीं होता। ऐसे कुछ कपल्स हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको ऑल इंक्लूसिव नहीं बोल सकते ना, एक्सेप्शन आ गए ना। ऑल इंक्लूसिव मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, विदाउट एक्सेप्शन। तो लेकिन ऐसा होता नहीं, इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव फीचर। ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे म्यूल्स हैं, स्टेराइल वर्कर बीज, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हम जिनको भी लिविंग डिफाइन करते हैं, वो सब रिप्रोडक्शन करेंगे ही करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, डन फॉर इट। नाउ थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। अब हम डिफाइन करेंगे मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म 2 वर्ड से मिलके बना है, दैट इज़ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम कौन सी रिएक्शंस, दीज आर रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी की सारी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो ब्रेक डाउन की हो, चाहे फॉर्मेशन की हो, सारी रिएक्शंस को अगर हम एक साथ कर लें तो उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म में क्या है, 2 टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन, ऐसी रिएक्शंस जिसमें कुछ नया फॉर्म हो रहा है। ठीक है। और कैटाबॉलिज्म में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जिसमें कुछ प्रोडक्ट किसी बाय प्रोडक्ट्स में टूट रहा हो। अब सारे ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, बट नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है विदाउट एक्सेप्शन, जब सब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म। सब में कोई ना कोई रिएक्शंस तो हो ही रही हैं, लेकिन कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ऑब्जेक्ट है
वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है। दैट्स वाई इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर है। हम ये बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होगा, दैट इज़ मस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ रिएक्शंस होती हैं जो हम आउटसाइड बॉडी करते हैं, जिनको हम बोलते हैं इन विट्रो रिएक्शंस। इन विट्रो, जिससे इन विट्रो रिएक्शंस हुई ना, तो अब इन विट्रो रिएक्शंस क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स तो नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर नहीं हो रही है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो रही है, लेकिन लिविंग रिएक्शंस बिल्कुल हैं। तो जो है, लेकिन लिविंग रिएक्शंस ज़रूर हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या है, जो जाइगोट बनता है, दैट इज़ लिविंग, दैट इज़ अ सेल, जो कि लिविंग ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गई, लिविंग रिएक्शंस हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी बॉडी का, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला हमने, क्योंकि मेटाबॉलिज्म किसके अंदर है, किसकी प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म, सेल की है ना। कोई चीज़ बन रही है या टूट रही है, दैट मीन्स कोई कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है या एनाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, वो अल्टीमेटली सेल के अंदर हो रही है। इसलिए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग फॉर्म का। दैट्स ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म। नाउ नेक्स्ट फीचर, दैट इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब अवेयर ऑफ आर सराउंडिंग। कॉन्शियसनेस मतलब कि जिस सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि आपके सामने गाय आ रही है भागती हुई, तो आप क्या करोगे, खड़े रहोगे वहाँ पे ऐसा बोल के कि भाई आप बैल मुझे मार, नहीं ना, आप वहाँ से भागोगे। या आपको कोई गट से एग्जाम्पल होता है, सिक्स स्टैंडर्ड से एग्जाम्पल देते हैं कि आप हॉट ऑब्जेक्ट टच करते हो तो आपका हाथ अपने आप वहाँ से हट जाता है, या आपको पता है कि कोई चीज़ वहाँ पे गर्म पड़ी है तो आप उसको नहीं टच करोगे। दैट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है। लेकिन अवेयर सब हैं अपने सराउंडिंग का अवेयर, मतलब कि अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो आप उसमें रिस्पॉन्स दोगे। प्लांट्स भी देते हैं, हाँ, बट हम लोग क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्लांट ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन अगर कुछ इन्वामेंट में गड़बड़ होती है तो उनके लीव कलर चेंज हो जाता है या प्लांट बिकम डेड, तो वो एक रिस्पॉन्स ही तो है उन इन्वामेंट कंडीशंस का। हम लोग बोल देते हैं कि वो बहुत गर्मी हो रही है, प्लांट बोलते नहीं है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं ना उनके बिहाफ पे, वो कि पेड़ के सारे पत्ते जल गए। तो दिस इज़ कॉन्शियसनेस, अपने सराउंडिंग के लिए आप अवेयर हो। लेकिन ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फ कॉन्शियस, दैट मीन्स अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अवेयर ऑफ देमसेल्फ। बाकी सब क्या है कि अपने आसपास के सराउंडिंग के लिए अवेयर हैं, लेकिन हम लोग खुद के लिए भी अवेयर हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग क्या है, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, खुद के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे प्लांट्स है और प्लांट्स हैं। प्लांट्स अपने इन जनरल एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आके प्लांट को पत्ते तोड़ रहा है तो प्लांट वहाँ से भाग जाएगा, नहीं भाग पाएगा ना। या एनिमल्स भी है तो बहुत स्लो उनका रिस्पॉन्स होता है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग, हमारे सेल्फ, हमें क्या पहनना है, हमें क्या खाना है, हम बहुत पर्टिकुलर होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। क्यों, हम क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, ठीक। नाउ प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, पीरियड मतलब ड्यूरेशन। कोई भी चीज़ किससे इफेक्ट हो रही है, लाइट की ड्यूरेशन से। लाइट कौन सी हुई, अल्टीमेटली सनलाइट। हमारे घर में जो बल्ब जलते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। फोटो पीरियड मतलब सनलाइट की जो ड्यूरेशन है उससे
रिप्रोडक्शन अफेक्ट होता है किसका? सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स मतलब कुछ बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि क्या एक पर्टिकुलर सीज़न में एग ले करते हैं या ब्रीड करते हैं। जैसे बारिश वाला जो टाइम होता है उस टाइम, कुछ गर्मियों में, कुछ सर्दियों में, डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट। ठीक है, तो उनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर, जो किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही ब्रीड करते हैं। अब उनका रिप्रोडक्शन किसकी वजह से इफेक्ट होता है? फोटो पीरियड्स की वजह से। प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। फोटो पीरियड कोई रात को, कोई दिन को, ऐसा। प्लांट्स में तो ऐसा होता है कि आगे आप पढ़ोगे आगे चैप्टर में, जिनको कुछ प्लांट्स होते हैं जो फुल डे लेंथ, हाफ डे लेंथ, जिनको पूरे दिन धूप मिलेगी, मतलब अगर हम एक रेशियो निकालें तो जिसमें सनलाइट ज़्यादा मिल रही है, छाँव से ज़्यादा सनलाइट मिल रही है ना, तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तब उनमें फ्लावर्स आएंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको धूप कम चाहिए, मतलब एक हम अगर रेशियो बात करते हैं 6 और 4 का, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको 6 आवर्स सनलाइट चाहिए, 4 आवर्स उनको शेड चाहिए, तब वो रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उनको बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स, जिनको सनलाइट का अमाउंट ज़्यादा चाहिए। कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिनको 4 आवर्स जो है सनलाइट चाहिए, बाकी के 6 आवर्स शेड चाहिए, तो उनको ये बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट्स, कि उनको थोड़ी सनलाइट चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं डे न्यूट्रल, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उनको सब चलता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्शियसनेस। तो हमने 4 पढ़े, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। ग्रोथ का हमने देखा कि वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है बट कैरेक्टरिस्टिक है। सेम रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है बट कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिकॉज इसमें एक्सेप्शन होते हैं। ग्रोथ में भी एक्सेप्शन होता है, रिप्रोडक्शन में भी एक्सेप्शन होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। क्यों डिफाइनिंग फीचर क्यों है? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन्स ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। कोमा में जो पेशेंट होते हैं उनको नहीं पता चलता, उनको पेन चुभा रहे हो कि क्या कर रहे हो, उनको नहीं, वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। राइट, आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी बात का जवाब नहीं देते हैं, कुछ देख नहीं रहे, तो आप उनको क्या डिफाइन करोगे कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? वैसे तो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली अगर हम मेटाबॉलिज्म देखें, उनमें सेल्स हैं, रिएक्शंस अब भी हो रही हैं, तो वो लिविंग में ही आते हैं। ओके, यहाँ हो गया। अब हम आगे चलते हैं, जो अब हम पढ़ेंगे इसमें प्लांट मतलब एनिमल्स के डाइवर्सिटी के टाइप बारे में और में। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक एनसीईआरटी लाइन देती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यूज़ आर नॉट प्रेजेंट इन constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells। इसका मतलब टिश्यू क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेल हुआ। तो ये बोल रहा है कि टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है, लेट्स से एक टिश्यू कोई पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी किसी एक सेल से नहीं आई है, लेकिन वो किससे आई है? ऐसा नहीं है कि एक सेल से टिश्यू बने हैं तो वो एक सेल की प्रॉपर्टी है, नहीं, वो जो जितनी भी सेल्स उस टिश्यू के अंदर हैं, वो आपस में जिस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं, उनमें जो रिएक्शंस हो रही हैं, उन सब रिएक्शंस को, उन सब इंटरेक्शंस को मिला के जो प्रॉपर्टी है वो टिश्यू शो करता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसकी फीचर्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे किसी लिविंग को। डाइवर्सिटी के बारे में, डाइवर्सिटी मतलब हमने लिविंग नॉन लिविंग डिफ़ाइन कर लिया, लेकिन इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, फिशेस, सब कुछ आ जाता है। अब इतने सब हैं तो इनको आपको पर्टिकुलर किसी ग्रुप्स में तो डालना पड़ेगा ना। आपको अगर कोई पूछे ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर इमेज आता है माइंड में कि हाँ ह्यूमन ऐसे होते हैं, डॉग ऐसे होते हैं। कोई कैट पूछे तो आपको कैट ही दिखता है ना, हॉर्स नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर फीचर्स हैं, वो सब हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि हाँ अगर हमें कोई कैट बोलेगा तो हमें कैट ही दिखता है, हमें हॉर्स नहीं दिखता। तो उसको हम लोगों को कैरेक्टराइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ते हैं। लेट्स डिस्कस दैट। पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या हो गया? भिन्नता, विभिन्नता, मतलब अलग अलग टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनको कलेक्टिवली पूरे अर्थ पे जो है उनको हम बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब अराउंड कितने मिलियन हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो हम उनको कैरेक्टराइज करेंगे, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है टैक्सोनॉमी।
टेक्सोनॉमी क्या है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। मतलब आप किसी चीज़ को पहले तो कैरेक्टराइज करो कि हाँ ठीक है, इसके ये कैरेक्टर, इसके ये कैरेक्टर है, फिर उन बेसिस पे आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, फिर उनको क्लासीफाई करोगे अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है, और कैटेगरी में। उसके बाद में हम उनको क्या देंगे, नेम देंगे। उनको क्या देंगे हम, नेम। सबका अपना एक साइंटिफिक नेम होता है, हर ऑर्गेनिज्म का, जितने भी अब तक आइडेंटिफाइड है उनका सबका एक साइंटिफिक नेम है और उनके कुछ रूल्स होते हैं। किस रूल के बेसिस पे, अब जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वो नेम्स कौन डिसाइड करता है, ICBN, दैट मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, दैट्स फॉर प्लांट्स। और एनिमल्स की बात करें तो इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर बहुत अलग अलग टाइप की थी। एक हम पढ़ते हैं बाइनोमियल, और जो मोस्ट फेमस यही है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब बाइनोमियल, जिसमें दो नाम हैं। दिया किसने था, कैरोलस लीनियस ने दिया था, लीनियस एक साइंटिस्ट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। इसमें दो नाम होते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम को हम बोलते हैं जेनेरिक नेम, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस बताता है, और जो लास्ट नेम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, यानी स्पीशीज़ होती है, पर्टिकुलर स्पीशीज़। जैसे एग्जांपल है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है, इट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम है। मैंजीफेरा क्या है, जीनस है। इंडिका क्या है, स्पीशीज़। जीनस एक है, स्पीशीज़ बहुत सारी हो सकती हैं। दिस इज़ इंडिका, दैट मीन्स फ्रॉम इंडिया, इंडियन ओरिजिन, ठीक है। अब अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स, अगर हमें साइंटिफिक नेम लिखना है तो उसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। वो रूल्स हम देखते हैं यहाँ पे। पहला रूल, इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो साइंटिफिक नेम होते हैं ना, वो कहीं से भी उनका ओरिजिन हुआ हो, उनको बाद में ना लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनाइज कर देते हैं, और उनको जब रिटन करते हैं हम लोग, हैंड रिटन करते हैं, तो इटैलिक्स में, मतलब थोड़ा सा ऐसा ना टिल्ट करके लिखते हैं। अब लैटिन ओरिजिन क्यों होता है, लैटिन ओरिजिन इसलिए होता है क्योंकि जो ये लैंग्वेज है, पर्टिकुलर लैटिन लैंग्वेज, इसमें अलग अलग मीनिंग नहीं होते एक वर्ड के, तो उससे क्या हमें रिमेंबर करने में या किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देने में आसानी होती है, ठीक है। सेकेंड इज़ फर्स्ट वर्ड जीनस एंड सेकेंड इज स्पीशीज़। जीनस जो है हमेशा क्या होगा, फर्स्ट वर्ड होगा, और सेकेंड वर्ड हमेशा किसको इंडिकेट करेगा, स्पीशीज़ को इंडिकेट करेगा, ठीक है। जब हम हैंड रिटन करते हैं इनको, जब हम हाथ से लिखेंगे किसी भी साइंटिफिक नेम को, तो हम इनको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली। और जब हम इनको प्रिंट करेंगे, किसी बुक में प्रिंट कर रहे हैं, कंप्यूटर में लिख रहे हैं, तो हम इसको इटैलिक्स में लिखते हैं, थोड़ा सा जो टिल्ट वाला फॉर्म होता है ना, वैसे लिखते हैं, ठीक है। फोर्थ इज फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। फर्स्ट वर्ड कैपिटल में होगा, और जो स्पीशीज़ स्टार्ट हो रही है ना, वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा, वो कैपिटल से स्टार्ट नहीं होगा। अब नेम ऑफ ऑथर, नेम ऑफ ऑथर मतलब कि वो जो स्पीशीज़ है, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का आप नेम लिख रहे हो, उसको किसने ढूंढा या उसका नाम किसने दिया, तो वो है नेम ऑफ ऑथर। और वो कहाँ लिखते हैं हम, एंड ऑफ द नेम लिखते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका के बाद में देन लिखा है, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, उस साइंटिस्ट का नहीं। ये इसका मतलब है लीनियस, यानी मैंजीफेरा इंडिका जो है किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। दिस इज़ ऑल अबाउट रूल्स फॉर साइंटिफिक नेम। टेक्सोनॉमी का मतलब सिर्फ इतना है कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स में डालते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनको नेम देते हैं, ताकि हमें कभी भी उनके बारे में कुछ पढ़ना हो ना, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आए, या किसी को भी पढ़ना हो तो। अभी ऐसे तो कितने ऑर्गेनिज्म हैं, आप अलग अलग किसको करोगे, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉमन उनका फीचर्स होते हैं, उन बेसिस पे इनको क्लासीफाई कर दिया जाता है। अब हम बात करें मॉडर्न टेक्सोनॉमी की, तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या क्या पॉइंट स्टडी होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी भी और एनाटॉमी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट सेल स्ट्रक्चर, सेल के अंदर स्ट्रक्चर जितने भी है, डीएनए रिलेटेड, क्रोमोसोम रिलेटेड, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस, कि उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सारी की सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं कि उसको इकोलॉजी की उसकी
इकोलॉजी में क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। नाउ कम्स अ वर्ड सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक्स क्या होता है, हमने अभी टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा, ये इसी से रिलेटेड है। टैक्सोनॉमी मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर वगैरह, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी के अंदर अगर हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि उसका पास्ट फ्यूचर सब देखें, हम उसका इवोल्यूशन देखें, उससे अगर हम टैक्सोनॉमी को रिलेट कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। दैट मीन्स सिस्टमैटिक इंक्लूड्स टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सिस्टमैटिक किससे राइज हुआ है, एक वर्ड है सिस्टेमा, सिस्टेमा से लैटिन वर्ड। सिस्टमैटिक मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम में अगर हम इवोल्यूशन वाइज भी उसको अरेंज कर देते हैं टैक्सोनॉमी को, दैट मीन्स दिस इज सिस्टमैटिक्स। एक सिस्टम में हमने उसको अरेंज कर दिया। और ये जो वर्ड है सिस्टेमा, ये किसने यूज़ किया था, सबसे पहले लीनियस ने यूज़ किया था अपनी बुक में, सिस्टेमा नेचुरा उसकी बुक का टाइटल था, उसने प्लांट्स पे लिखी थी बुक, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा, ठीक है। अब हमने टैक्सोनॉमी का एक ओवरव्यू देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, हमने ये जो टैक्सोनॉमी देखा कि हम कैरेक्टराइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो वो क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई मतलब किसी भी चीज़ को एक कैटेगरी में डालना, किसी भी प्लांट्स को या ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी हम बात करते हैं, उनको किसी कैटेगरी में डालना। अब कैटेगरी में ऐसे तो डाल नहीं सकते ना, कुछ पॉइंट्स होते होंगे जिनको रिमेंबर करके डाला जाता होगा। अब हम बेसिकली हम लोग 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ते हैं, तो हम इसमें देखते हैं स्पीशीज़ सबसे लोअर लेवल, देन कम जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फाइलम या हम बोल सकते हैं डिवीजन इन कॉन्टेक्स्ट टू प्लांट्स, एंड देन कम्स किंगडम। तो किंगडम्स वैसे देखा जाए तो हाईएस्ट कैटेगरी है और स्पीशीज़ जो है वो लोएस्ट कैटेगरी। इसकी एक ट्रिक होती है याद करने की, लाइन वाइज इनको याद करना हो तो, दैट इज़ कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। हम स्टार्ट करते हैं स्पीशीज़ से। स्पीशीज़ क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म with fundamental similarities distinguished by morphological characters। स्पीशीज़ क्या है, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनकी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती है, और इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जैसे होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मतलब ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, तो होमोसेपियंस में हमने पढ़ा कि जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें फर्स्ट वर्ड जीनस होता है और सेकंड स्पीशीज़, तो सेपियंस है स्पीशीज़। तो इसका मतलब जीनस की कई सारी स्पीशीज़ हो सकती हैं, हम सेपियंस स्पीशीज़ हैं, बाकी और भी स्पीशीज़ थी, तो उनको हम किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हम सेपियंस देखें तो हम सब एक जैसे दिखते हैं ना, 2 कान, 1 नाक, 2 आँख, ठीक है। और हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ को। अब जैसे मैं बहुत कॉमन एग्जांपल बताती हूँ, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइगर। लॉयन और टाइगर कोई है जिसको एक जैसे दिखते हो, नहीं दिखते ना। लॉयन बोलेंगे तो लॉयन ही दिखता है, टाइगर बोलेंगे तो टाइगर दिखता है। तो हमने कैसे उनको अलग अलग किया, कैसे डिफ्रेंशिएट किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। कैरेक्टर मीन्स हम उनके बाहर का जो आउटर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है उस बेसिस पे हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। पैंथेरा इज़ जीनस, जो जीनस तो एक ही हुआ लेकिन स्पीशीज़ अलग अलग हो गई, ठीक है। नाउ कम जीनस, अगर हम और ऊपर जाएँ, स्पीशीज़ से हायर लेवल इज़ जीनस। इसमें क्या होता है, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनेरा। ये क्या बोल रहा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन लगती है बट इतनी है नहीं। ये जैसे ऐसा बोल रहा है कि अगर हम जीनस देखें, हमने एक जीनस देखा पैंथेरा, ठीक है। पैंथेरा हमने देखा लियो और टाइग्रिस, लियो और टाइग्रिस मतलब लायन और टाइगर। तो ये क्या बोल रहा है, अगर हम एक जीनस लें जैसे पैंथेरा जीनस लिया, ठीक है, और दूसरा जीनस लें जैसे होमो ले लिया, मतलब ह्यूमंस का जो जीनस ले लिया, हम देखते हैं कि पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइगरिस अलग हैं लेकिन फिर भी इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ कॉमन मिल जाएगी। अगर हम
अलग अलग स्पीशीज़ को कॉमन एक साथ कर दें, जैसे लियो और टाइगर को हम सेपियंस यानी ह्यूमंस के साथ कंपेयर करें तो इतनी सिमिलैरिटीज़ नहीं आएगी जितनी लॉयन और टाइगर में आएगी। क्यों? क्योंकि उनका जीनस सेम है। एट द रूट ये ऐसा ही बोल रहा है कि अगर जो स्पीशीज़ है, जीनस कंप्राइजेज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं इसमें, लेकिन फिर भी वो एक पॉइंट तक अब हम उनको ना रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये एक साथ हैं, टाइगर और लॉयन। अगर हम स्पीशीज़ अलग अलग ले लें तो नहीं पॉसिबल होगा। ये सिंपल से वर्ड में ये कहना चाह रहा है कि जीनस के अंदर स्पीशीज़ भले ही अलग अलग हो लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है रिलेटेड होती हैं, जैसे पैंथेरा, लियो और टाइगर्स। ठीक है, अब जीनस से ऊपर का लेवल क्या होगा? फैमिली। ठीक है, फैमिली इज कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो फैमिलीज क्या है? बोथ वेजिटेटिव, उनका वेजिटेशन कैसा है वो, और प्लस रिप्रोडक्टिव फीचर्स, दोनों को साथ में लेके कैटेगरी बनाई जाती है इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब फैमिली की हम बात करें तो एक फैमिली है फ्लीडी। फ्लीडी क्या फैमिली है? फ्लीडी जो फैमिली है इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर कैट्स आते हैं, ठीक है, इसके अंदर लॉयंस आते हैं, इसके अंदर टाइगर्स आते हैं। तो हम अगर ऐसा नॉर्मली देखें तो कैट्स है, लॉयंस है, टाइगर्स हैं, ये सब जो है अलग जीनस है। मतलब कैट का जीनस अलग है, टाइगर और लॉयन का जीनस अलग है, लेकिन फिर भी वो किस में है? एक फैमिली में है। अंडरस्टूड? ये ऐसा है, स्पीशीज़ एक छोटा ग्रुप है, फिर जीनस एक बड़ा ग्रुप है जिसमें कई सारी स्पीशीज़ आ जाती है, देन फैमिली इससे भी बड़ा ग्रुप है जिसमें कई सारे जीनस, आगे सेम ऐसा ही जाता है। ऑर्डर और बड़ा है जिसमें बहुत सारी फैमिलीज़ आ जाती हैं। फाइलम और डिवीज़न में क्लास और बड़ा है जिसमें बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। देन फाइलम और डिवीज़न जिसमें बहुत सारी क्लास आती है, और फाइलम और डिवीज़न देन कम्स टू किंगडम जिसमें बहुत सारे फाइलम और डिवीज़न साथ में आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम किंगडम बोलते हैं। ठीक है, हमने फैमिली तक पढ़ा। देन कम्स टू ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है? प्लांट फैमिलीज जैसे प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट की जो फैमिली कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी इंक्लूड इन पॉलीमोनियल्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर। ये दो फैमिली के नाम हैं, कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी। सोलेनेसी मतलब पटेटो फैमिली हो गई, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, ये एक ही फैमिली में कितने डिफरेंट लगते हैं लेकिन इनकी फैमिली एक ही है, सोलेनेसी। और कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी, इनकी से बहुत सारी फैमिलीज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आती है, जैसे पॉलीमोनियल्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? फ्लोरल कैरेक्टर, उनके फ्लावर का जो कैरेक्टर होता है ना, उस बेसिस पे। अब इनके बारे में हम आगे चैप्टर्स में बहुत डिटेल में है, हर फ्लावर की एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, और एनिमल्स में हम बात करें तो कार्निवोरा एक ऑर्डर है। कार्निवोरा ऑर्डर सबको पता है, कार्निवोरा यानी फ्लैश ईटिंग। उसमें कौन कौन आते हैं? उसमें टाइगर, कैट, डॉग सब आते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि टाइगर और कैट की तो हमने एक फैमिली पढ़ी थी, कौन सी? फ्लीडी, लेकिन डॉग की फैमिली इनसे डिफरेंट होती है। तो आ गया ना, कैट और टाइगर तो ठीक है एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट डॉग इज़ फ्रॉम डिफरेंट फैमिली। तो दो डिफरेंट फैमिली एक ऑर्डर के अंदर इंक्लूड हो गई, ऑर्डर कार्निवोरा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्लास पे इसके अंदर क्या होता है? रिलेटेड ऑर्डर्स। एक ऑर्डर है प्राइमेटा, एक ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोरा हमने पढ़ा था अभी, जिसमें टाइगर, कैट, डॉग। प्राइमेटा में क्या होते हैं? हम आते हैं ह्यूमंस, एप्स, मंकीज़। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग ऑर्डर हो गए। ये दोनों अलग ऑर्डर किसी एक क्लास में क्लासीफाई हो गए, एक क्लास में इनको डाल दिया। वो क्लास क्या है? मैमेलिया, मैमल्स। हम इन ऑल इंक्लूड अगर हम करें, ऑल इंक्लूसिव क्या बोलते हैं हम? मैमल्स हैं। मैमल्स में खाली ह्यूमंस नहीं आते, मैमल्स में हम भी आते हैं डॉग, कैट, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, हॉर्स, कंगारू। ठीक है, ये सारे आते हैं। तो हमने क्या देखा? दो अलग अलग ऑर्डर किसी एक पर्टिकुलर क्लास में अरेंज होते हैं। अब वैसा हम आगे देखेंगे फाइलम, अलग अलग क्लास एक पर्टिकुलर फाइलम में। फाइलम कॉर्डेटा, हमारा क्या फाइलम है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में खाली मैमल्स, मैमल क्या है? क्लास हुई, ऐसी बहुत सारी क्लासेस हुई, जैसे रेप्टाइल्स है, एव्स है,
एव्स यानी बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हुए, क्लासेस में। ये सारी क्लासेस किस में आई, फाइलम कॉर्डेटा में। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फिशेस हो गई, यानी पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स अलॉन्ग विथ मैमल्स। हम भी, हमें अगर हम हमारा फाइलम पूछ रहे हैं तो फाइलम क्या हुआ, कॉर्डेटा हुआ, जिसके अंदर एम्फीबियंस भी आते हैं, फिशेस भी आती है, रेप्टाइल्स भी आती है, एव्स भी आते हैं, सब आते हैं। ठीक है, देन हाईएस्ट कैटेगरी क्या आती है, किंगडम। किंगडम में क्या है, सारे के सारे फाइलम, कॉर्डेट हों चाहे नॉन कॉर्डेट हो चाहे हेमी कॉर्डेट हों, सबके सब किस में इंक्लूड कर दिए, एक किंगडम में। किंगडम पर्टिकुलरली दो ही होते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। जितने भी एनिमल्स हो गए, चाहे वो कॉर्डेट्स हों चाहे नॉन कॉर्डेट्स हों, फिशेज हो, एम्फीबियन हो, इंसेक्ट हो, मॉलस्क हो, स्पॉन्जेस हो, कुछ भी हो, किस में आएंगे, एनिमल किंगडम में। और कैसा भी प्लांट हो, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, एल्गी, सब किस में आएंगे, प्लांट किंगडम में। ठीक है, किंगडम इज़ हाईएस्ट कैटेगरी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस। कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, जनरल कैरेक्टर तो इंक्रीज होते हैं कि प्लांट किंगडम है, प्लांट में सारे प्लांट आएंगे, पत्ते होंगे, रूट्स होगी, स्टेम होगा, ये जनरल कैरेक्टर हो गए। ठीक है, और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ठीक है, एनिमल्स में क्या आता है, हेयर्स होंगे या कुछ, हम बट एनिमल्स में क्या कैटेगरी बहुत ज़्यादा है। तो जनरल कैरेक्टर तो हम लोग कर लेते हैं कि ठीक है, कोई उड़ते होंगे, कोई ज़मीन पे चलते होंगे, लैंड एनिमल्स होंगे। लेकिन जो कॉमन कैरेक्टर है ना, वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। कॉमन कैरेक्टर मतलब अगर हम नीचे आते हैं, ठीक है, कि भाई जैसे फिश है, फिश एक पर्टिकुलर क्लास वो हो गई ना, फाइलम हो गया। तो फाइलम में फिशेस में कैरेक्टर्स हम बहुत सारे कर सकते हैं कि हाँ, फिन्स होंगे, पानी में तैरेगी और स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। बट इन जनरल अगर हम देखें तो फिशेस के बाद में एक और फाइलम आ गया, मैमल्स। मैमल्स में हेयरी बॉडी होगी, मैमरी ग्लैंड होगी। एम्फीबियंस में डुअल मोड ऑफ लाइफ होगा, वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम इन आगे जो नीचे हम अगर जाते जाते हैं ना, तो हमारे पास कैरेक्टर्स बहुत सारे कॉमन आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो कोई कॉमन कैरेक्टर नहीं है। अब एनिमल किंगडम में हमें सारे ही देने पड़ेंगे ना, उड़ते भी हैं, तैरते भी हैं, रेंगते भी हैं, चलते भी हैं। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो किंगडम के अंदर क्या होते हैं, जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं ना, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं अप टू स्पीशीज़, कॉमन कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब एनसीईआरटी में कुछ ऑर्गेनिज्म और उनकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दी हुई है, वो एक बार हम देख लेते हैं। कॉमन नेम, देन कम्स टू बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम, या हम डिवीजन बोल सकते हैं। मैन की हम बात करें, किंगडम इसमें नहीं है क्योंकि किंगडम दो ही है, प्लांट और एनिमल। इतना तो हम कॉमन सेंस से बता ही सकते हैं कि प्लांट है कि एनिमल है। हम पहले बात करते हैं मैन की। बायोलॉजिकल नेम इज़ होमो सेपियंस। जीनस, फर्स्ट वर्ड इज़ जीनस, सो होमो। और फैमिली हो गई होमिनिडी। हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। क्लास इज़ मैमेलिया एंड फाइलम इज़ कॉर्डेटा। सेम एज हाउस फ्लाई की बात करें, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, हाउस फ्लाई घर में उड़ती है तो एक रिलेटेड नेम हो गया। डोमेस्टिका मीन्स बहुत हमारी फ्रेंड होती है एक तरह से, है कि नहीं, सबके घर में मिल जाएगी। इसका जीनस मस्का, फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर डायप्टेरा, इंसेक्ट से बिलोंग करती है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर क्या है, डायप्टेरा है। फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब क्या होता है, जॉइंट अपेंडेजेस। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी। नेक्स्ट कम मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका। जीनस इज मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपिंडेल्स, क्लास डाइकॉट, फाइलम एंजियोस्पर्म। ठीक है, फिर वीट इज गेहूँ, ट्राइटिकम एस्टिवम। जीनस इज ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकॉट, फाइलम एंजियोस्पर्म। अगेन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो इसको याद करना है। अब एक लास्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया है
दैट इज़ टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स मतलब कुछ हमारी फैसिलिटी के लिए कुछ चीज़ें ऐसी बनाई गई, कुछ रेफरेंस सिस्टम्स बनाए गए कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में या ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना हो या उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट कम टू हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्लांट स्पीशीमेन के लिए, प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। प्लांट्स को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं शीट्स पे। बड़ी बड़ी शीट्स होती है, उनके ऊपर प्लांट्स को प्रिजर्व कर दिया जाता है ड्राई करके। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस दिन और किस तारीख को जो स्पीशीमेन है, प्लांट का जो स्पीशीमेन है वो कलेक्ट किया गया, उसका इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम, उसका बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली, उसके कलेक्टर का नाम, कि उसको किसने कलेक्ट किया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें हर्बेरियम में मिल जाएंगी, किसी भी पर्टिकुलर प्लांट जो भी वहाँ पर है उसके बारे में। और ये क्या है, इट सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिक स्टडी। टेक्सोनॉमी की स्टडी अगर हमें करनी हो तो उसके लिए क्विक रेफरल सिस्टम है। टेक्सोनॉमिक एड्स मतलब ऐसे जो एड्स, ऐसे जैसे फर्स्ट एड बोलते हैं ना, तुरंत देने का। तो अगर हम तुरंत हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना हो तो दीज आर दी बेस्ट ऑप्शंस। तो हर्बेरियम किसके लिए क्वेश्चन आता है, MCQ फॉर्म में भी आता है नीट वगैरह में, कि क्विक रेफरल सिस्टम कौन देता है, क्विक रेफरल सिस्टम हर्बेरियम देता है। ठीक है। सेकेंड इज़ बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन, इसमें लिविंग प्लांट्स होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा, ड्राई करके उसको प्रेस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ये लिविंग प्लांट्स होते हैं। कुछ 2-3 बॉटनिकल गार्डन का नेम, बॉटनिकल गार्डन आपको पता है, उसमें लोकल नेम, बॉटनिकल नेम सब होगा। ठीक है। एक फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू में, इंग्लैंड में। इंडियन बॉटनिकल गार्डन है कहाँ पे, हावड़ा, इंडिया। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में, इंडिया में। ठीक है। थर्ड वन इज़ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे। इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए होते हैं सब में, उनको किल करते हैं और फिर उनको पिन कर देते हैं। म्यूज़ियम सब ने देखे ना, स्कूल कॉलेज में होते हैं। देन जोलॉजिकल पार्क, CB मोस्ट ऑफ लोगों ने देखा होता है। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं यहाँ पे, कहाँ कैसे होते हैं, अंडर ह्यूमन केयर, ह्यूमन केयर के अंदर होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को केयर किया जाता है। ठीक है। एक नेक्स्ट इज की क्या है, प्लांट और एनिमल के लिए यूज़, दोनों के लिए यूज़ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार मार्क करने का, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है, दो लाइन लिखी हुई होती है, जिनको क्या बोलते हैं, कपलेट, कपल में लिखी होती है 2 लाइन। ठीक है, कपलेट बोलते हैं। और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, मतलब जैसे अपने राइट रॉन्ग नहीं करते, एक गलत होगा एक सही होगा। ठीक है। हर एक स्टेटमेंट को हर एक लाइन, 2 लाइन होती है, किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में या ऑर्गेनिज्म के बारे में 2 लाइन होगी। ठीक है। हर एक लाइन को क्या बोलेंगे, ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड। हर एक स्टेटमेंट को लीड बोलेंगे। और वो कपल में होती है, कॉन्ट्रास्टिंग होता है, एक हाँ एक ना, इस टाइप का होगा। ऑपोजिट कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते थे, कपलेट बोल देते हैं। एनालिटिकल होती है नेचर में, एक राइट है, जैसे एव्स है, उड़ते हैं, उड़ते नहीं हैं, इस टाइप से होता है। ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस आते हैं कि एनालिटिकल होती है नेचर में, और या कपलेट में होती है, पेयर में होती है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, की। ठीक है। अब कुछ और टॉपिक दिया हुआ है, फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, किसी भी गिवन एरिया के, किसी भी हम पर्टिकुलर एरिया लेते हैं, उसमें जितने भी प्लांट्स हैं, जो भी प्लांट्स का वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हमें कौन इंफॉर्मेशन देता है, फ्लोरा। ठीक है। नेक्स्ट मैनुअल्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई नेम ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया। स्पीशीज़, किसी भी कोई भी स्पीशीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में अगर हमें बात करनी है कि वहाँ उस एरिया में कौन सी स्पीशीज़ फाउंड होती है, एनिमल्स भी होंगे, प्लांट्स होंगे, स्पीशीज़ में सब आते हैं। ठीक है। तो वो हमें मैनुअल से पता चलेगा। नेक्स्ट इज़ मोनोग्राफ क्या करता है, किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में, इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन मतलब हर एक चीज़ हमने जो पढ़ी ना, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, कुछ भी अगर हम बात करें तो ये सब टैक्सॉन है। ठीक है। और पर्टिकुलर टैक्सॉन में कुछ ऐसा नहीं है कि खाली यही टैक्सॉन है। अगर हम कैट की बात करें तो वो भी टैक्सा है। ठीक है। अगर हम किसी एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें कौन हेल्प करेगा, मोनोग्राफ्स।
दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इससे शॉर्ट नोट्स इस चैप्टर के तो क्या ही बनेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।